नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। मध्यकाल की खास चर्चा है नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी हब मध्य प्रदेश, डिजिटल और तकनीक का ग्रोथ इंजन। दरअसल नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी हब बनने की दिशा में मध्य प्रदेश लगातार नए आयाम स्थापित कर रहा है। मध्य प्रदेश तेजी से भारत के प्रमुख नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी हब और डिजिटल पावर हाउस के रूप में उभर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, सेमीकंडक्टर, ड्रोन तकनीक और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी जीसीसी के क्षेत्र में दूरदर्शी नीतियों के दम पर राज्य ने खुद को केवल एक उभरते हुए आईटी राज्य से आगे निकालकर एक मजबूत तकनीकी स्तंभ में बदल दिया है। आईटी, डिजिटल गवर्नेंस, स्टार्टअप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ई गवर्नेंस के क्षेत्र में राज्य लगातार मजबूत कदम बढ़ा रहा है। सरकार की नई नीतियों और निवेशकों के बढ़ते भरोसे ने मध्य प्रदेश को उभरते टेक्नोलॉजी हब के रूप में स्थापित करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद देश के दिल मध्य प्रदेश में अब विकास की नई तस्वीर दिखाई दे रही है। पारंपरिक उद्योगों और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के साथ साथ प्रदेश तेजी से नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी हब के रूप में उभर रहा है। आईटी, एआई, डेटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप सेक्टर में बढ़ते निवेश ने मध्य प्रदेश को नई पहचान दी है। प्रदेश सरकार डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ युवाओं को टेक्नोलॉजी आधारित रोजगार उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है। भोपाल, इंदौर और ग्वालियर जैसे शहर आईटी और इनोवेशन के नए केंद्र बनकर उभर रहे हैं। बेहतर कनेक्टिविटी, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, स्किल डेवलपमेंट और निवेशक अनुकूल नीतियों के चलते बड़ी टेक कंपनियां अब मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित हो रही है। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार नई योजनाएं लागू कर रही है, जिससे युवाओं को नवाचार और उद्यमिता के नए अवसर मिल रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिनटेक, ग्रीन टेक्नोलॉजी और डिजिटल सर्विस सेक्टर में बढ़ती संभावनाएं संकेत दे रही है कि आने वाले वर्षों में मध्य प्रदेश देश की टेक्नोलॉजी ग्रोथ का बड़ा केंद्र बन सकता है। कहा जा सकता है कि विकसित भारत के विजन में अब मध्य प्रदेश भी टेक्नोलॉजी और डिजिटल क्रांति का मजबूत स्तंभ बनता नजर आ रहा है। राज्य सरकार डिजिटल सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। ऑनलाइन राजस्व सेवाएं, डिजिटल भुगतान, ई ऑफिस और स्मार्ट प्रशासन जैसी योजनाओं ने आम जनता के कामकाज को आसान बनाया है। इससे पारदर्शिता बढ़ी है और सरकारी सेवाओं में तेजी आई है। तो देखिए, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी हब अब मध्य प्रदेश इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश तेजी से भारत के प्रमुख नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी हब और डिजिटल पावर हाउस के रूप में उभर रहा है। इस पर हम खास चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे परिचय करा देते हैं। युवा उद्यमी प्रवीण चित्रांश हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है प्रवीण जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर हीना तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार है। बहुत स्वागत है हीना जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एआई एक्सपर्ट श्रेय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है श्रेय जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा की शुरुआत प्रवीण चित्रांश जी आपके साथ करना चाहेंगे। बात हो रही है नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी हब की। मध्य प्रदेश जिसमें उभरता हुआ नजर आ रहा है, ये जो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी हब के रूप में जो मध्य प्रदेश उभर कर सामने आ रहा है, किस प्रकार से आप देखते हैं वास्तव में टेक्नोलॉजी आधारित अर्थव्यवस्था की ओर मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है? जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश जो है बिल्कुल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। और नेक्स्ट जेन की हम जो बात कर रहे हैं, तो अगर हम भोपाल से शुरुआत करते हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी से, तो मध्य प्रदेश में आईटी पार्क जो है बहुत बड़ा हब बन के उभरा है और उसमें भी 60 से अधिक कंपनियां उसमें काम कर रही हैं, जिसमें युवाओं की संख्या ज्यादा है। एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, SMBL करके उनकी कंपनी है, और जो खुद कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग करती है, सर्वर बना रही है। तो आईटी पार्क में यहाँ तक कि अभी जो भारत का जो डिफेंस डिपार्टमेंट है, उनको भी सर्वर भोपाल की एक कंपनी द्वारा दिए गए हैं। तो कुल मिला के जो आईटी के क्षेत्र में, जैसे इंदौर देखे, इंदौर तेजी से उभर रहा है। इंदौर का मुकाबला पूना और हैदराबाद से किया जा रहा है। भोपाल में भी कई ऐसी कंपनियां हैं, धीरे धीरे विकसित हो रही है। और सरकार की ओर से मध्य प्रदेश को आईटी हब बनाने के लिए, डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। गोविंदपुरा हुआ, इंदौर का पीतमपुरा हुआ, और यहाँ मंडीदीप हुआ, वहां पे भी नई नई आईटी मल्टी बिल्डिंग बनाई जा रही है। तो कुल मिला के अभी जो मध्य प्रदेश सरकार का विजन है, वो भी साफ देखने को मिल रहा है। और भोपाल जैसे शहर में हम कभी सोच नहीं सकते थे कि आईटी कंपनी आएंगी। आज यहाँ आईटी पार्क बनाया गया है, जेल रोड पर बड़ा आईटी पार्क है। आईटी पार्क में 60 से अधिक कंपनियां काम कर रही हैं, और जो कंपनियां भारत के अलावा सिंगापुर, उत्तर कोरिया और आपका ये वियतनाम, ताइवान, इनके साथ में काम कर रही है। तो कुल मिला के मध्य प्रदेश में संभावनाएं दिख रही है, और धीरे धीरे मध्य प्रदेश आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल। आपसे जानना चाहेंगे श्रेय, मध्य प्रदेश तेजी से
अब टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी हब की आज हम बात कर रहे हैं। एआई एक्सपर्ट के तौर पर अगर हम जाने तो इस बदलाव को आप कितना महसूस कर पा रहे हैं और कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी शिफ्ट अब हो रही है मध्य प्रदेश की ओर? First of all, thank you for inviting me to the show. मेरा बैकग्राउंड मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आई एम ए पास आउट ऑफ आईआईटी खड़गपुर और मैं 6 साल यूएस में था। उसके बाद मैंने आके इंदौर में अपनी कंपनी स्टार्ट करी। वी आर एआई कंपनी यहाँ पे। और एज अ एआई एंटरप्रेन्योर मैं ये बताना चाहूँगा कि किसी भी एआई स्टार्टअप के लिए या किसी भी एआई कंपनी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टैलेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ग्राउंड रियलिटी से कि इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप हो रहा है। जैसे प्रवीण जी बता रहे थे कि यहाँ पे आईटी पार्क्स हैं। हमारा भी ऑफिस, हमें एक आईटी पार्क जो इंदौर में है वहाँ पे हमने स्टार्ट किया है, अतुल्य आईटी पार्क। तो ये एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ बना रहे हैं एमपी में, जिससे हम जो बाहर के लोग आए हैं, बाहर के एंटरप्रेन्योर्स हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक उस लेवल पे है, इंटरनेशनल लेवल पे, वो हमें मिल पा रहा है। और सेकंड जो चेंज है वो है टैलेंट का। बहुत सारे लोग जो हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स और जो भी प्रोफेशनल्स हैं वो पहले तक बैंगलोर और ये दिल्ली वाले हब में ज़्यादा माइग्रेट करते थे। अब वो थोड़ा हमें रिवर्स इफेक्ट दिख रहा है उसका। बड़े जो सिटीज़ हैं थोड़ा सैचुरेटेड हैं, ट्रैफिक की बहुत प्रॉब्लम है और बहुत सारे और भी बड़ी सिटीज़ में एक्यूआई और ये सब बहुत सारी डिफ़िकल्टीज रहती हैं। एक जो हमारा इंदौर सिटी है, इट्स अ वेरी गुड स्ट्रेटेजिक लोकेशन, एक सेंट्रल लोकेशन पे है। यहाँ की वाटर एंड एयर काफ़ी प्योर है। यहाँ इतना ट्रैफिक और इन सब का इतना देयर आर नो इश्यूज लाइक दैट। तो इससे हम जो देख पा रहे हैं कि जो ज़्यादा स्किल्ड लोग हैं वो यहाँ आना चाहते हैं। एक तरह से हम अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी यहाँ पे बढ़ती जा रही हैं। जो एआई बेस्ड कंपनीज हैं मेरी, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जब मैं सैन फ्रांसिस्को में था तो वहाँ पे जब मैं देखता था कि सैन फ्रांसिस्को में जो टेक्नोलॉजी बन रही है वो पहले सैन फ्रांसिस्को में आती थी, उसके बाद वो बाकी जगह आती थी और इंदौर में बहुत बाद में पहुँचती थी। बट ये जो हम यहाँ पे अभी काम करते हैं इंदौर में, वो टेक्नोलॉजीज पहले इंदौर में बनती है, इंदौर के लोगों के द्वारा बनती है, एंड देन दैट टेक्नोलॉजी इज नाउ टेकन टू सैन फ्रांसिस्को। सो इट इज़ अ वेरी सेटिस्फाइंग लाइक एज एन एंटरप्रेन्योर कि हम जो यहाँ बना रहे हैं वो वर्ल्ड क्लास लेवल का बना रहे हैं। हम जो यहाँ पे टैलेंट अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं, और जो भी अभी पॉलिसीज आ रही हैं। अभी रीजनल एमपीआई समिट थी, वहाँ पे जीसीसी पॉलिसी ने काफ़ी अच्छे से लॉन्च करी, स्पेस टेक पॉलिसी लॉन्च करी। सो जो गवर्नमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क भी बना रहे हैं उससे भी आई थिंक फ्यूचर जनरेशन्स और जो भी हम काम करेंगे उसमें हमें काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। तो एमपी एंड इंदौर एंड भोपाल इज ऑन द राइट ट्रैक। पहले लोग यहाँ पे वॉक टू वर्क करने बैंगलोर और ऐसे हब जाया करते थे। अब आई थिंक एमपी हैज बीन द हार्ट ऑफ इंडिया एंड नाउ इट्स गोना बी द हार्ट ऑफ एआई एंड टेक्नोलॉजी। बिल्कुल श्रेय, आपका विजन जो सुना और जिस प्रकार से आपने इंदौर को परिभाषित किया सुन के बहुत अच्छा लगा। बट आई एम ऑल्सो रियली वेरी वरीड, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक प्रॉब्लम्स को लेकर अब लोग परेशान होने लगे हैं, नज़र आने लगा है। बट खैर, जिस हिसाब से इंदौर का डेवलपमेंट भी देखने के लिए मिला है वो भी काबिल तारीफ़ है। हिना जी, आपके पास आना चाहूँगी। एक समय मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो उसकी पहचान कृषि के रूप में और जो पारंपरिक उद्योगों से जुड़ी होती थी मध्य प्रदेश की, लेकिन अब इसकी जो पहचान हो रही है, आज हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, एआई की बात कर रहे हैं, डेटा सेंटर की बात कर रहे हैं, ये जो बदलाव है इसे आप किस तरह से देखती हैं? साक्षी जी, देखिए, समय के साथ बदलाव लाना बहुत ही जरूरी होता है और समय के साथ साथ परिवर्तन ऐसा हो जो विकसित कर सके, वो और भी ज्यादा जरूरी होता है। तो ये निश्चित तौर पे बहुत अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश एआई जनरेटेड पे जा रहा है। जैसे कि भोपाल में देखा जाए तो 3700 एकड़ जमीन ली गई है पर्टिकुलर पूरा आईटी पार्क बनाने के लिए, और वहाँ डेवलपमेंट काम चल रहे हैं और निश्चित तौर पे बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे, जिससे जॉब ओरिएंटेशन तो लोगों के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज ओपन होगी ही सही, लेकिन साथ साथ एक बहुत बड़ी चीज ये होगी कि जो डेवलपमेंट होगा एआई से, या आप देखें जो टेक्निकल जो चीजें आ रही हैं उनसे जो नया डेवलपमेंट होगा, उससे निश्चित तौर पे जो आने वाला यूथ है, आने वाला समय है, उसमें बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकेंगी। जैसे अभी आपने जस्ट इंदौर का एक एग्जांपल लिया कि ट्रैफिक की सिचुएशन सब वहां हो रही है,
तो वो अब धीरे धीरे हो सकता है एआई के आने से उसे मोल्ड किया जा सके कि गूगल पे लोग सर्च करते हैं कि ट्रैफिक इस एरिया में है तो हम यहाँ से ना जाएं, तो हो सकता है आने वाले समय में जब आप गाड़ी टर्न करें और गाड़ी ही आपको सजेस्ट कर दे कि प्लीज यहाँ से टर्न मत लीजिए क्योंकि आगे ट्रैफिक है। तो इस तरह से लोगों को मॉनिटर भी कर सकते हैं और इस तरह का डेवलपमेंट धीरे धीरे कई जगहों पर हो चुका है। मध्य प्रदेश इसमें आगे बढ़ रहा है। और आपको एक पॉइंट और एड ऑन करती हूँ कि इंदौर में 3 और 4 फेज के फिर से आईटी पार्क्स की तैयारी हो रही है। तो ये निश्चित तौर पर बता रहा है कि मध्य प्रदेश निरंतर प्रगति की ओर चल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि हम टेक्निकल स्ट्रांग हो रहे हैं। तो टेक्निकली स्ट्रांग होने के बाद एक जो फैक्टर है जहां पे समस्याएं आने वाली हैं, तो निश्चित तौर पर टेक्नोलॉजी से उसका यूज करके हम उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। बिल्कुल। फिर से प्रवीण जी आपके पास आना चाहेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं कि आने वाले समय अगर मध्य प्रदेश वाकई में टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ जाता है और स्टार्टअप टैलेंट सप्लायर नहीं बल्कि स्टार्टअप लीडर बन सकता है, क्या ये लीडरशिप और ये भावना जो है अभी मध्य प्रदेश में नजर आ रही है जिस हिसाब से मध्य प्रदेश विकास की ओर बढ़ रहा है? अभी देखिए संभावना है, और संभावना जब सही साबित होंगी, यूथ आगे आएंगे, युवा आगे आएंगे मध्य प्रदेश के युवा। सरकार जब तक एआई में युवाओं को नहीं जोड़ेगी, और युवाओं का ही जमाना है, तो जैसे कि अभी हम देखते हैं कि एआई के कुछ जो भारत सरकार ने विद्यालयों में एआई आधारित शिक्षा शुरू की है, जिसमें मध्य प्रदेश के भी कुछ विद्यालय हैं जिनको चयनित किया गया है। और जैसे बीआईटी कॉलेज है मध्य प्रदेश का, काफी फेमस कॉलेज है, सीहोर से लगाओ कॉलेज है, वहाँ भी एआई से जुड़े हुए कुछ काम हो रहे हैं। मैनेट जो यूनिवर्सिटी है, उसके जो विद्यार्थी हैं, मध्य प्रदेश की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर, खासकर भोपाल की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर, इंदौर की यातायात व्यवस्था को लेकर एआई से जुड़े हुए कुछ काम कर रहे हैं, नए नए शोध कर रहे हैं। तो इस तरीके के शोध मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर के अलावा ग्वालियर और छोटे छोटे शहर है, रतलाम है, उज्जैन है, उज्जैन में भी नया आईटी पार्क बनाया जा रहा है। वहां पे अगर युवाओं को जोड़ा जाता है, और इसको युवाओं को स्कूलिंग से ही अगर एआई के माध्यम से जोड़ा जाता है, और स्कूलिंग से ही अगर डिजिटल से जोड़ा जाता है, तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में फिर आगे संभावनाएं दिख सकती हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में बाहर के युवा आगे काम करें, बाहर के युवा नए रोजगार की संभावना करें, उससे ज्यादा अच्छा ये है कि नई पीढ़ी आ रही है, और स्कूलिंग से जो बच्चे हैं उनको एआई से जोड़ दिया जाए, टेक्नोलॉजी जोड़ दिया जाए। मध्य प्रदेश के स्कूलों में, मध्य प्रदेश के कॉलेजों में अगर एआई नेसेसरी कर दिया जाए, एआई की एजुकेशन जो है उनसे उनको जोड़ा जाने लगे, तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश आने वाले समय में बिल्कुल पूना को और हैदराबाद को भी पछाड़ सकता है। बिल्कुल। श्रेय, एक और बात मैं यहाँ पर जानना चाहूँगी। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, क्या आपको लगता है अब मध्य प्रदेश माइग्रेशन स्टेट से अपॉर्चुनिटी स्टेट की ओर बढ़ रहा है? जी बिल्कुल। आई थिंक एक टेक्नोलॉजी मैच्योरिटी अगर अपन देखते हैं तो एक आईटी सर्विसेज के नाम से और आईटी सर्विसेज के काम से इंडिया ज़्यादा फेमस है, और वो बीपीओ आईटी सर्विसेज यहाँ पे भी हमें एमपी में भी देखने मिला। बट आई थिंक जो पॉलिसीज बनी हैं, जो फ्रेमवर्क बने हैं, जिस हिसाब से हम डीप टेक्नोलॉजी जो बोलते हैं, जो एआई है, जो सेमीकंडक्टर है, जो ड्रोन वाली चीज़ें जो पॉलिसी लॉन्च हुई है, इससे ये बिल्कुल ही क्लियर है कि जो प्रायोरिटी है गवर्नमेंट की वो एक डीप टेक स्टेट बनाने के लिए ज़्यादा है। और आई थिंक दैट इज द राइट डायरेक्शन ऑल्सो, क्योंकि जब हम इस चीज़ों में फोकस करेंगे जो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, तो हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, जो हमारे पास टैलेंट पूल बनेगा, जो हमारे पास इससे जो इकोनॉमिक वैल्यू बनेगी वो काफ़ी ज़्यादा लाइक 10 फोल्ड्स ज़्यादा बनेगी। अभी जब मैं जाता हूँ, दिल्ली जाता हूँ, या जो हम वो अभी बर्लिन भी गई थी, जो एक एआई फिल्म हमने बनाई थी एआई बेस्ड, और हमने वो जाके हम मतलब पूरे इंडिया से एक ही स्टार्टअप थे जो वहां पे एआई अपना हमने प्रेजेंट किया। तो एक जो फ्लैग बेरर वाली चीज है, हम इंदौर को भी वहां पॉपुलर करते हैं कि इंदौर में ये सारी चीजें हो रही हैं, और लोग भी आई थिंक आर गेटिंग अवेयर। और आई थिंक आने वाले टाइम पे जो स्टेट का फोकस है, जो एआई पे स्पेशली जो फोकस है, आई थिंक एआई इज द टेक्नोलॉजी जो इंडिया को 7 ट्रिलियन टेक्नोलॉजी वैल्यू दे सकता है। तो आई थिंक वी आर इन द राइट ट्रैक्स। अब बस हमें ये देखना है कि इसको इम्प्लीमेंटेशन, ग्राउंड रियलिटी जो इसका इफेक्ट आएगा, वो हम एज अ एंटरप्रेन्योर इसको मैक्सिमाइज कर पाए, और हम स्टेट के साथ और पूरे इंडिया, इंदौर और एमपी के यूथ के साथ इसको आगे बढ़ा पाए। यूएस में भी रहे हैं और हम बात करें पॉलिसीज़ की और उनके इम्प्लीमेंटेशन की, तो क्या देखते हैं आप,
क्या रेशो है दोनों का? क्योंकि पॉलिसीज तो देखिए सारी अच्छी बनती है, इम्प्लीमेंटेशन की बस बात आती है। इम्प्लीमेंटेशन जब हम देखते हैं तो कई ऐसे क्षेत्र होते हैं, कई ऐसी जगह होती है जो छूट जाती है, उन पॉलिसी के लाभ से लोग भी छूट जाते हैं और वो जगह भी छूट जाती है, जिससे विकास नहीं हो पाता। एक गांव का विकास नहीं होगा तो वो एक पूरे भारत का विकास भी नहीं हो पाएगा। तो ऐसे छोटी छोटी जगहों से विकास होना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पर अब बात आपने पहले भी कही थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, टैलेंट की बात होती है, स्किल डेवलपमेंट को लेकर भी सरकार कहीं ना कहीं अब सजग नजर आ रही है। उसे अगर आप देखते हैं, आप नए बच्चों से जब मिलते हैं और युवाओं से जब आप मिलते हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, आईटी सेक्टर्स में आना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी को लेकर और चीज़ें समझना चाहते हैं, उनमें किस प्रकार का भाव आप महसूस करते हैं? कितना उत्साह उनमें नजर आता है? जी बिल्कुल। आज एआई जो हम टेक्नोलॉजी बनाते हैं और जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा ही अच्छे से यूज कर सकते हैं आज के टाइम पे। तो जो आई थिंक एक लेवल फील्ड था जो सैन फ्रांसिस्को में लोग बनाते थे बैठ के टेक्नोलॉजी, जो कोड लिखते थे, आज वो उसी लेवल पे कोड हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही डिस्कनेक्ट रहता है कि वहाँ का जो एक्सपोजर है, जो वहाँ पे जो विजन है, वो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर पाए। बट हमारे पास टूल्स और एआई को इम्प्लीमेंट करने की चीजें अब हमारे पास इक्वल लेवल पे हैं। तो जब हम यहाँ के कॉलेजेस में हम जाते हैं, प्लेसमेंट करते हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो टूल्स हैं उससे एक्सपोज्ड हैं और लोग अपस्किल करना चाहते हैं, लोग एआई का इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं। हमारे पास जो लोग आते हैं हम उनको ट्रेन भी करते हैं एआई स्पेसिफिक चीजों में। और मेरा तो पर्सनल मिशन भी है कि हम अगर ऐसे 10 लोगों को हम यहाँ पे कर पाए और ये कंपाउंड इफेक्ट हो इससे, तो हम बहुत अच्छा टैलेंट यहाँ पे भी ग्रूम कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपने बात बोली पॉलिसीज और इम्प्लीमेंटेशन वाली चीजों की, मैं जब से अभी कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे एमपी में एआई का काफी फोकस है, स्टार्टअप्स को काफी प्रमोट किया जा रहा है। जो एक रीजनल एआई समिट हुई थी भोपाल में, उसमें भी हमें काफी एक्सपोजर मिला एज अ एआई कंपनी। एमपी को हमने रिप्रेजेंट भी किया दिल्ली में जो इंडिया एआई समिट थी। तो आई थिंक इट्स वेरी गुड टू सी जो बाकी भी एआई स्टार्टअप्स से मेरी मुलाकात हुई है जो स्टेट के थे, काफी यंग लोग हैं, काफी अच्छे विजनरी आइडियाज पे काम कर रहे हैं। एक ही चैलेंज जरूर होता है, जैसे एआई एंटरप्रेन्योरशिप वाली बात है कि हम एक ऐसे एरिया में काम कर रहे हैं जहां पे एआई में इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। बट आई थिंक उसके साथ साथ एक यहाँ पे प्रो ये भी है कि यहाँ पे लोग अब इसको समझ रहे हैं, जो वॉल्यूम है, जो इम्पैक्ट है, वो हम और ज्यादा कर सकते हैं। जो हम यहाँ से चीजें बना सकते हैं, अगर हम उसको सैन फ्रांसिस्को में सेल करेंगे तो उसका इकोनॉमिक वैल्यू भी जो यहाँ पे आएगा वो काफी ज्यादा है। तो आई थिंक इट्स एन अप एंड कमिंग सिटी, टेक सिटी। जो पुणे और एक दिल्ली एक अर्ली फेज में था, वो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। और अगर बाहर के एंटरप्रेन्योर्स भी यहाँ पे काम करेंगे तो उनकी ग्रोथ यहाँ पे मैक्सिमाइज हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। हिना जी देखिए, जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं युवाओं में, अगर हम देखते हैं तो एक विजन उनमें नजर आता है और किस प्रकार से वे नई चीज़ों को जानने के लिए उत्साहित नजर आते हैं। टेक्नोलॉजी को लेकर भी काफ़ी वे उत्साहित है, लेकिन कहीं ना कहीं स्किल और टैलेंट पर, स्किल डेवलपमेंट पर सरकार को थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। और अगर हम बात करें भोपाल, इंदौर और ग्वालियर के, यहाँ पे आईटी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ये नए केंद्र बनते हुए नज़र आ रहे हैं, किस प्रकार से क्या ये फिट बैठते हैं कि ये दिल्ली और पुणे जैसी बड़ी सिटीज़ को ये पछाड़ दे? साक्षी जी, एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि स्कूल्स लेवल पे जब हम बात करते हैं तो रोबोटिक्स और इस तरह की चीजें बच्चों को आजकल सिखाई जाने लग गई हैं। तो जो लैग था कि हाँ, शुरुआत में जो बच्चे स्कूल से कॉलेज जाने के टाइम पे बात आती थी तो उन्हें पता नहीं होता था, कई बच्चे ये नहीं जानते थे कि उन्हें आगे जाके क्या करना है। लेकिन आज का यूथ सोशल मीडिया बोल लीजिए या फिर अदर प्लेटफॉर्म बोल लीजिए, या जो कोचिंग क्लासेस का कल्चर बढ़ गया है, उससे बच्चों को एक ओरिएंटेशन मिल जाता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। तो ये वाली बात कि युवा आज किस डायरेक्शन में जाना है ये सोचने के लिए थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है कि अब वो फिक्स्ड हो चुका है कि उन्हें पता होता है उनकी चॉइस क्या है, उन्हें कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में काम करना है। वो पहले से वो डिसाइड कर चुके होते हैं और उसी पे वो वर्क करते हैं। इसी का नतीजा ये था कि भोपाल के एक बच्चे ने अभी एक रोबोट बनाया था, वो आई थिंक 9th क्लास का था। तो ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा था। तो ये एक बहुत अच्छी चीज थी, एक अप्रिशिएटिंग न्यूज थी, सामने आई थी। जो वैसे ही उज्जैन में साइंस सिटी बन रही है, भोपाल में नॉलेज सिटी बन रही है। तो ये जो सिटीज बन रही हैं डेफिनेटली ये मध्य प्रदेश को ग्रो करेगी। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी की बात करते हैं हम, तो सीएस आने वाला है, उसके लिए बहुत सारी चीजें अभी
प्लान की जा रही है, उसमें टेक्नोलॉजी का यूज करने की बात की जा रही है, तो निश्चित तौर पे एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट बिल्कुल। और बहुत सारा अमाउंट डिजिटलाइजेशन पे खर्च कर रही है। तो उस पे जब हम काम करेंगे और उस पे जब युवा काम करेगा आज का, तो निश्चित तौर पे एक नया आउटपुट निकल के आएगा सामने। जैसे श्रेय जी अभी बता रहे थे कि उन्होंने फर्स्ट कंपनी है उनकी, उन्होंने अभी उसे स्टार्टअप में इंदौर को प्रेजेंट किया रिसेंटली अभी एक इवेंट में। तो ये बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट होता है कि आप अपने शहर को वहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मध्य प्रदेश से आप जा रहे हैं। तो इस तरह की चीजें मोटिवेट करती है युवा को। आज का युवा ये चीज बहुत अच्छे से समझता है बिल्कुल, कि ये वो बात क्या बिल्कुल नया सही कर है कि सकता है, आज का उसे युवा नया पूरी करके क्या तरह मिल से सकता है। समझ रहा है, जो नए नए एंटरप्रेन्योर्स देख रहे हैं किस प्रकार से उनका विजन जब देखते हैं तो वाकई में काबिले तारीफ होता है। नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी हब की हम बात कर रहे हैं और जेनजी की अगर हम बात करें तो दे आर रियली वेरी एडवांस्ड, दे आर मोर एडवांस्ड कि मिलेनियल से ज़्यादा भी वो एडवांस्ड होते हैं और आजकल सारी चीज़ें उन्हें पता होती है, विजन एक उनका क्लियर होता है। चलिए, बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। तो देखिए, मध्य प्रदेश तेजी से भारत के प्रमुख नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी हब और डिजिटल पावर हाउस के रूप में उभर रहा है। एआई की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सेमीकंडक्टर है, ड्रोन तकनीक है और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स है। इन क्षेत्र में दूरदर्शी नीतियों के दम पर राज्य ने खुद को केवल एक उभरते हुए आईटी राज्य से आगे निकालकर एक मजबूत तकनीकी जो स्तंभ होता है उसमें बदल दिया है। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जो तस्वीर है वो अब टेक्नोलॉजी के रूप में भी एक अलग ही बनती हुई नजर आ रही है और लगातार जो विकास की जो सीढ़ियां है मध्य प्रदेश चढ़ता जा रहा है। थोड़ी सी और टैलेंट की को बाहर निकालने की, उभारने की और स्किल डेवलपमेंट पर सरकार को जोर देने की जरूरत है। तो वाकई में मध्य प्रदेश की तस्वीर जो अब दिख रही है वो इससे और ज्यादा बेहतर नजर आएगी। तो फिलहाल मध्यकाल के इस खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।